बाबूजी, ये कुछ पैसे सिलाई से मैंने जोड़े थे, इन्हें आप रख लीजिए, शादी की तैयारी में काम आएंगे। नहीं मेरी बच्ची, बेटियों के पैसे लेने से माता पिता को पाप लगता है और तू क्यों हमें इस पाप का भागीदार बनाना चाहती है? ये सब भी तो आपके कारण ही कमा पाई हूँ ना। अगर आप दोनों मुझे ये सिलाई का काम नहीं सिखा पाते तो मैं ये पैसे कैसे जोड़ पाती? इस पर तो पहला हक आपका ही बनता है। अपनी बेटी के बहुत कहने पर उसके माता पिता उसके दिए हुए पैसे रख लेते हैं। जीते रहो मेरी बच्ची। देखते ही देखते नेहा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाने के बाद कहती है, देख बहू, आज से मैं चिंता मुक्त हूँ। आज से घर की सारी जिम्मेदारी बहू तुम खुद संभालो। कल सुबह तड़के 5 बजे उठ जाना और घर के काम काज में लग जाना। किसी भी तरह की देरी मुझे पसंद नहीं, समझी? लेकिन सोने से पहले बर्तन साफ कर लो, फिर पूरा घर साफ कर ले। अब मुझ बुढ़िया से ये सब काम नहीं होता। और शादी की भाग दौड़ में मैं काफी थक भी गई हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब कर लूँगी। आई बड़ी सब संभाल लूंगी वाली। पहले अपना घूंघट तो ठीक से संभालना सीख। मुझे सर से खिसकता पल्लू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये घूंघट हमेशा इस घर की बहू के सर पर रहना चाहिए। चल अब जा, लग जा काम पर। कलावती की बातों से पहले दिन ही नेहा को ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि उसकी सास कितने खड़ूस स्वभाव की है। वो सर पर घूंघट करके काम काज में लग जाती है और कुछ ही देर में सारा काम समेट लेती है। उफ, सारा काम खत्म हो गया। अब जाकर मैं आराम कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फिर सुबह जल्दी भी तो उठना है। फिर नेहा जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन 5 बजे उठकर घर के सारे काम करती है, लेकिन घूंघट सर पर होने की वजह से उसे काम करने में काफी दिक्कत होती है। या तो उसका सर दीवार से टकरा जाता है, या उसका हाथ चाकू से कट जाता, या वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाती। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो सबके लिए चाय और नाश्ता बनाती है, फिर सबको खाने को देती है। ऐसे ही उसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, ये क्या, तोरी की सब्जी? भला इसे कौन खाएगा? जा मेरे लिए कुछ और लेकर आ। पक गई मैं ये सब बेकार की सब्जियां खाकर। लेकिन माँ जी, घर में जो था वो मैंने बना दिया। तो अपने बाप को बोल, वो कुछ दहेज में पैसे दे देता, जिससे हम कुछ अच्छा बनाकर खा लेते। दरअसल ये सारा गुस्सा दहेज में सिर्फ एक सिलाई मशीन मिलने का था। नेहा के माता पिता बहुत ज्यादा गरीब थे। वो दहेज में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए, सिवाय उनके पास रखी सिलाई मशीन के। अपने बाबा के खिलाफ ये सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आंसू पीकर चुप रह जाती है। तभी राकेश अपनी माँ से, माँ, क्यों इस बेचारी को ताने दे रही हो? और तुम जानती हो ना, मजदूरी करके मैं कुछ ज्यादा नहीं कमा पाता, तो फिर हम तुम्हारी ख्वाहिशें कहाँ पूरी कर पाएंगे? अपने पति की लाचारी देख उसको उस पर बहुत तरस आता है और अब वो ठान लेती है कि अब वो सिलाई का काम करके ही रहेगी। वो अपनी शादी में आई सिलाई मशीन निकालती है और कपड़ों की दुकानों पर जाकर घर के लिए सिलाई का काम मांगने लगती है। लेकिन उसका लंबा घूंघट देखकर उसे कोई भी काम नहीं देता। सेठ जी, मुझे कपड़े सिलाई का काम दे दीजिए। अरे तू क्या ही कपड़े सिलेगी इतने बड़े घूंघट में? अरे तुझ जैसी गंवार को काम भी क्या ही आता होगा। चल जा यहाँ से। नेहा उदास होकर घर आ जाती है। अब वो अपने घर के बाहर कपड़े सिलाई का बोर्ड लगा देती है और दुकान के मुकाबले कम दाम रखती है। अगले दिन एक कस्टमर उसके घर पर आती है। देखिए, मुझे अपने लिए पटियाला सूट बनवाना है, जो मुझे कल तक ही चाहिए। किसी भी टेलर ने जल्दी में बनाने से मना कर दिया है, लेकिन क्या तुम इसे बना पाओगी? आप घबराइए मत और बेफिक्र रहिए, आपको कल तक सूट मिल जाएगा। नेहा जैसे तैसे घूंघट में उसका नाप लेती है और फिर सूट काटने बैठती है, लेकिन घूंघट में उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता और वो घूंघट सर से हटाने लगती है। लेकिन तभी उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसके बालों को जोर से पकड़कर घुमाने लगती है।
अगर आज के बाद मैंने तुझे सर से घूंघट हटाते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो नेट वाली साड़ी पहनती है और उसका घूंघट करके सूट सिलने लगती है। वो सारी रात जागकर वो सूट तैयार कर देती है। अगले दिन जैसे ही वो लड़की अपना सूट लेने आती है तो इतना सुंदर और स्टाइलिश सूट देखकर वो बहुत खुश होती है और वो उसके दुगने दाम देकर वहाँ से चली जाती है। अब नेहा के पास ग्राहक उसके काम की तारीफ सुनकर आने लगती है, जिससे नेहा की कमाई काफी बढ़ जाती है और वो हर जगह घूंघट वाली दर्जी बहू के नाम से मशहूर हो जाती है। नेहा अपनी सास के लिए बढ़िया सा सालन और खीर बनाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आज आपके लिए आपका मनपसंद चिकन का सालन और खीर बनाई है। मुझे समझ आ गया है बहू, इंसान के संस्कार उसके कर्मों से पता चलते हैं, घूंघट डालने से नहीं। अब से तुझे ये घूंघट डालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, अब तो ये घूंघट मेरी पहचान बन गया है। अब मैं घूंघट डालकर ही कपड़े सिलूंगी। अब उनकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती है और वो सब हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। चल निकाल पैसे, मेरी दारू खत्म हो गई है, मुझे बोतल लेनी है, चल। मेरी दोनों बच्चियों के कपड़े फट गए हैं, मैं उन्हें कपड़े तक नहीं दिलवा पा रही हूँ और आप हैं कि आपको अपने पीने की पड़ी है। छी, कैसे बाप है आप, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तुझसे पैसे मांग रहा हूँ और तू मुझे लेक्चर देने में लगी हुई है। तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। हरीश ने बहुत सारी शराब पी रखी थी। वो गुस्से में चूल्हे के पास रखा एक बड़ा सा बर्तन उठाता है और उससे भावना के सर पर वार कर देता है, जिससे भावना के सर से खून निकलने लगता है। फिर गुस्से में हरीश वहाँ से चला जाता है। फिर भावना अपने सर का खून साफ करके एक कपड़े का कतरन अपने सर पर बांध लेती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों के फटे हुए कपड़े सिलने लगती है। शाम को भावना अपनी दोनों बेटियों को खाना परोसती है। क्या माँ, आज फिर से रोटी जामुन की सब्जी के साथ ही खानी पड़ेगी? हाँ माँ, हमें कब से दूसरी सब्जी खाने का मन है, आप कभी तो दूसरी सब्जी बना दो ना माँ। बच्चों, आजकल मेरा काम थोड़ा मंदा चल रहा है और बाजार में सब्जी भी बहुत महंगी मिल रही है। वो तो हमारे आंगन में जामुन का पेड़ है, जिस कारण मैं तुम्हें इसकी सब्जी बनाकर खिला पाती हूँ। लेकिन माँ, अपने आंगन में ये जामुन का पेड़ आखिर आया कहाँ से? ये बात सुनकर भावना पुरानी यादों में खो जाती है। बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तेरे पास कुछ भी खाने को है तो इस बूढ़ी को दे दे बेटा। भावना 2 रोटी सब्जी के साथ अम्मा को खाने को देती है। मेरे पास तुझे देने के लिए इस जामुन के पौधे के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसे तू अपने आंगन में लगा लेना, एक दिन ये तेरे बहुत काम आएगा। भावना उस पौधे को अपने हाथ में पकड़कर देख ही रही होती है कि पलक झपकते ही वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर भावना उस जामुन के पेड़ को अपने आंगन में लगा लेती है। बेटी, अगर आज हमारे पास ये जामुन का पेड़ नहीं होता तो हम क्या खाते? ये सुनकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, इतनी देर हो गई, ये दोनों अभी तक घर नहीं लौटी, आखिर कहाँ रह गयी? भावना उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर घर के पीछे पत्ते खेल रही अपनी दोनों बेटियों पर जाती है। चल अब जल्दी से पत्ते फेंक और ये देख, मैं जीत गई। ये देखकर भावना को बहुत गुस्सा आता है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम दोनों का बाप कम था क्या, जो अब तुम दोनों भी पत्ते खेल रही हो?
चलो यहाँ से। लगता है मुझे किसी भी तरह पैसे जोड़कर इनको स्कूल भेजना ही पड़ेगा। लेकिन इनकी स्कूल की ड्रेस, किताबें, फीस, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। देखिए, मुझे मेरी माँ ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आप बहुत अलग अलग तरह का सुंदर डिजाइन वाला लहंगा बना सकती हैं। ये लहंगा मैं आपको बहुत ही भरोसे के साथ बनाने के लिए दे रही हूँ। ये लहंगा पूरे 1 लाख रुपए का है और इसे सिलने के लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी। लेकिन हाँ, इसे बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। अगर इस लहंगे में कोई भी दिक्कत आई तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? 10,000 सुनते ही भावना ने झट से हाँ कर दी। अब वो दिन रात एक करके पूरी मेहनत से उस लहंगे को सिलने बैठ गई। 4 दिन के अंदर ही उसने पूरा लहंगा बनाकर तैयार कर लिया। इतना सुंदर लहंगा देखकर उन दोनों बहनों ने कहा, माँ, आप तो कितना अच्छा लहंगा बना लेती हो। आप हम दोनों के लिए भी ऐसा लहंगा बना दो ना। हाँ माँ, आप बना दो ना हमारे लिए। अच्छा ठीक है बच्चों, इस लहंगे को सिलने से जो पैसे मिलेंगे उनसे घर का राशन भरवाने, तुम्हारे लिए स्कूल की किताबें, ड्रेस लेने के बाद फिर जो पैसे बचेंगे उससे मैं तुम दोनों के लिए बाजार से कपड़ा लाकर लहंगा सिल दूंगी। लेकिन शराब के नशे में धुत हरीश वो सारी बातें सुन लेता है। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है और भावना से अपना लहंगा लेकर बदले में पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हरीश भावना से वो पैसे छीनकर ले जाता है। भावना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हरीश उसकी एक नहीं सुनता। वो पैसे मुझे दे दीजिए, उनसे मुझे अपनी बेटियों का एडमिशन करवाना है, उनके लिए लहंगे बनाने के लिए कपड़ा लाना है। हरीश उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। भावना थक हार कर उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उस पेड़ से एक जामुन आकर उसकी गोद में गिरता है। मैं एक जादुई जामुन हूँ जो कई दिनों से तुम्हारे दुखों को देख रहा है। मेरे इन जामुनों से तुम अपनी बेटियों के लिए लहंगे बनाकर तैयार कर सकती हो। वो ना तो कभी फटेगा और ना ही खराब होगा और ना ही इस पेड़ से ये जामुन कभी खत्म होंगे। इतना कहते ही उसके सामने जामुनों का ढेर लग जाता है। फिर भावना पेड़ के नीचे सिलाई मशीन लाकर उसकी छांव में ही बैठकर अपनी दोनों बेटियों के लिए जामुन के लहंगे बनाकर तैयार कर लेती है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर अपनी दोनों बेटियों को पहनाती है। उन जामुन के लहंगों को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और खुशी से आंगन में झूम रही होती हैं। सड़क किनारे से गुजर रहे लोगों की नजर जब उनके जामुन से बने लहंगों पर जाती है तो वो भी भावना के पास ऑर्डर देने आने लगते हैं और एडवांस के तौर पर उसे पैसे दे जाते हैं। हरीश फिर से जैसे ही भावना से पैसे छीनने आता है तभी जादुई जामुन का पेड़ उसे बहुत मारता है। ये देखकर हरीश डर जाता है। तभी जादुई पेड़ कहता है, बहुत परेशान कर लिया तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, इन्हें कुछ मत करो, ये जैसे भी है मेरे पति हैं। भावना, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन इन सब के बाद भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। सचमुच तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। और जादुई पेड़, तुम भी मुझे माफ कर दो। अब मैं अपने परिवार को कोई दुख नहीं दूंगा और हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगा। उस दिन के बाद से हरीश शराब छोड़ देता है और वो कुछ ही दिनों में काफी अमीर हो जाते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। शकुंतला एक गरीब औरत थी। वो दर्जी का काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। शकुंतला का पति बहुत ज्यादा शराबी था।
जिसके चलते वो कुछ समय पहले ही लीवर की बीमारी से पीड़ित होकर भगवान को प्यारा हो चुका था। उसके जाने के बाद शकुंतला के ऊपर उसकी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी थी, जिनकी परवरिश के लिए शकुंतला ने बहुत मेहनत की थी। रात के 2 बजे शकुंतला अपने घर में सिलाई कर रही होती है। और मुझे मेरी तीनों बेटियों के लिए कपड़े खरीदने हैं। उन तीनों के कपड़े फट गए हैं। उन तीनों की शादी के लिए उन्हें अच्छे कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। शकुंतला ऐसा सोचकर रात भर सिलाई करती रहती है। अगले दिन वो उन कपड़ों को कस्टमर के घर ले जाती है और उनसे पैसे ले आती है, जिसके बाद वो उन पैसों से अपनी तीनों बेटियों के लिए नए सूट खरीद कर लाती है और फिर खुद ही अपने हाथों से उन्हें सिलकर अपनी तीनों बेटियों को दे देती है। तुम तीनों के ही सूट फट गए थे और मेरे पास पहले इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए सूट ला सकूं। लेकिन रात भर मैंने मेहनत की और देखो ये सूट कितने प्यारे लग रहे हैं जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। शकुंतला की तीनों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाती हैं और वो अपनी माँ को गले से लगा लेती है और कहती हैं, आप हमारी हर एक खुशी के लिए कितना कुछ करती हो। आप ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। पिताजी के बाद आपने अकेले ही हम तीनों बहनों को संभाला है। माँ, ऊपर बैठे पिताजी आपकी ये मेहनत देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे और आपको पता है आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। लेकिन हमें नए कपड़े दिलाने की आपको जरूरत ही क्या थी। आपने जो पैसे खर्च किए हैं वो घर के खर्च में काम आ जाते तो अच्छा होता। बेटी, जितना भी कमाती हूँ मैं सब तो घर के खर्चों में ही लग जाते हैं। तो चिंता ना कर, मैं और पैसे कमा कर घर की बाकी की जरूरत को पूरा कर दूंगी। अभी तुम तीनों जाकर ये कपड़े पहनो और जल्दी से तैयार हो जाओ। पंडित जी तुम तीनों को दिखाने के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। शकुंतला के कहने पर रानी प्रिया और सुमन तीनों ही तैयार होने के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद पंडित एक ललिता नाम की औरत को शकुंतला के घर पर ले आता है। आओ बहन जी, यही रहती है वो गरीब औरत जिसकी 3 बेटियां हैं और दर्जी का काम करके वो उनकी जरूरत को पूरा करती है। अरे बड़ी ही मेहनती औरत है और तीनों बेटियां भी बहुत काबिल है। एक बार आप देखोगी तो अपने तीनों बेटों के लिए तुरंत ही पसंद कर लोगी। ऐसा बोलकर पंडित ललिता को घर के अंदर ले आता है, जहां वो शकुंतला से मिलती है और उनका गरीब घर देखकर ललिता शकुंतला से कहती है, बहन जी, आपकी तीनों बेटियां बहुत सुंदर हैं। मुझे ऐसी ही लड़कियां चाहिए थी अपने तीनों बेटों के लिए। मुझे ये रिश्ता करने में कोई भी आपत्ति नहीं है और हाँ, आपको दहेज देने की भी कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। बस आप शादी के जोड़े में अपनी तीनों बेटियों को विदा कर दीजिएगा और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर शकुंतला बहुत खुश होती है। वो ललिता को गले से लगा लेती है और उसके बाद कहती है, बहन जी, आप तो बहुत ही समझदार हो। आपने तो ये कहकर मेरी सारी परेशानियां ही दूर कर दी। बस आप जल्दी से शादी की तैयारी में लग जाइए। मैं अपनी बेटियों को आपके घर जल्द से जल्द भेजना चाहती हूँ ताकि वो हमेशा खुश रहे। रिश्ते की बात पक्की होने के बाद दोनों परिवारों के बीच में धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू होने लगती हैं। लेकिन इसी बीच अब शकुंतला के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी तीनों बेटियों के शादी के जोड़े खरीद सके। वो दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे जोड़ती है। इसके बाद वो उन पैसों को लेकर लहंगे खरीदने की दुकान पर पहुंचती है, जहां वो अपनी तीनों बेटियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर लहंगे पसंद करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगे हैं। इन लहंगों को पहनने के बाद तो मेरी तीनों बेटियां बहुत सुंदर लगेंगी। भैया जी, कितने में दिए हैं ये तीनों लहंगे? शकुंतला के पूछने पर दुकान वाला उससे कहता है, जिस लहंगे को आपने पसंद किया है वो कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत ही महंगा और सबसे फेमस डिजाइनर का लहंगा है और ये एक लहंगा पूरे 20,000 रुपए का है, यानी कि 3 लहंगे 60,000 रुपए के हो गए।
इतने पैसों का नाम सुनते ही शकुंतला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो दुकान वाले से कहने लगती है, बाप रे बाप, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतने पैसों के सिर्फ और सिर्फ लहंगे, तुम लोगों ने तो लूट मचा कर रखी है। तुम जैसे लोगों की औकात ही नहीं है कि वो इस महंगे लहंगे को खरीद सके, इसलिए जिस जगह से उठकर आई हो वहाँ वापस लौट जाओ। तुम जैसे चलते फिरते फकीरों से इतने महंगे लहंगे खरीदे नहीं जाएंगे। और हाँ, अगली बार अपनी औकात देखकर किसी दुकान में जाना। दुकान वाले के इस तरह कहने पर शकुंतला को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती और शर्मिंदा होकर वापस घर आ जाती है। वहीं वो सिलाई करते हुए रोने लगती है और रोते हुए अपने आप से कहती है, 2 दिन बाद मेरी बेटियों की शादी है और मेरे पास उन्हें पहनाने के लिए लहंगे तक नहीं है। मैं कितनी गरीब माँ हूँ, अब मैं क्या करूँ? क्या पहनाऊंगी अपनी बेटियों को उनकी शादी में? शकुंतला रोते हुए सिलाई कर रही होती है, लेकिन तभी सिलाई करते करते उसे एक ख्याल आता है। इतने महंगे लहंगे तो मैं जिंदगी में कभी नहीं खरीद पाऊंगी अपनी बेटियों के लिए, लेकिन हाँ, जब मैं खुद ही एक दर्जी हूँ तो मुझे लहंगे खरीदने की जरूरत ही क्या है। मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए लहंगे खुद भी तो बना सकती हूँ। शकुंतला के पास जो भी पैसे थे उनसे वो कपड़ा और कुछ सामान खरीद कर ले आती है। इसके बाद वो अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर अपनी तीनों बेटियों के लिए लहंगे सिलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो बहुत सुंदर सुंदर लहंगे बना लेती है, जिसे देखकर उसकी तीनों बेटियां भी कहती हैं, अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगे हैं। हाँ माँ, आपने ये सुंदर और महंगे लहंगे कहाँ से खरीदे हैं? माँ, ये तो बहुत महंगे होंगे ना? नहीं बेटी, इन लहंगों को मैंने कोई दुकान से नहीं खरीदा, बल्कि खुद सिलकर बनाया है अपनी तीनों प्यारी बेटियों के लिए। ये सुनकर उसकी तीनों बेटियां हैरान रह जाती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, अरे वाह माँ, आपके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, हमें तो पता ही नहीं था। वैसे जब आप खुद इतने प्यारे लहंगे बना सकती हो तो आप इन्हें बनाकर अच्छी कीमत पर बेच भी तो सकती हो। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा दीदी ने। आप क्यों ना लहंगे बेचने का काम ही शुरू कर दो और आप कीमत भी इतनी रखना कि एक गरीब इंसान आपके बने लहंगे को खरीद सके। सुझाव तो बहुत अच्छा है, इसके बारे में जरूर सोचूंगी। फिलहाल मुझे तुम्हारी शादी की बाकी की तैयारियां भी करनी है। शकुंतला के ऐसा कहने के बाद वो अपनी बेटियों की शादी की तैयारी में लग जाती है। 2 दिन बाद ललिता अपने तीनों बेटों के साथ बहुत धूमधाम से बारात लेकर आती है, जहाँ शकुंतला मंडप में अपनी तीनों बेटियों को अपने हाथों के पहने हुए लहंगे पहनाकर बैठा देती है। देखते ही देखते ललिता के तीनों बेटों की शादी शकुंतला की तीनों बेटियों से हो जाती है और शकुंतला खुशी खुशी अपनी तीनों बेटियों को उनके ससुराल विदा कर देती है। इसके बाद शकुंतला अपनी सिलाई मशीन पर खुद के बने हुए लहंगे सिलना शुरू कर देती है और उन्हें बाजार में बेचती है, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। खुद के बने हुए डिजाइनर लहंगे तो बहुत ही सही दाम पर बिक रहे हैं। इतना तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं कमाया होगा। शकुंतला खुशी खुशी अपने घर लौट आई और अब धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जिसके बाद वो अपनी बेटियों के लिए भी बहुत कुछ करती है और अपने जीवन में हंसी खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।